नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पन्ने को पलट रहे हैं। जी 1937 के प्रांतीय चुनाव और उसके फौरन बाद बने कांग्रेस मंत्रिमंडल। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो 1937 के प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस शासन शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है। तो आज हमारा मकसद है इन चुनावों के नतीजों को समझना, कांग्रेस को मिली जबरदस्त कामयाबी के मायने जानना, उनके उस छोटे से शासनकाल पर नजर डालना और फिर ये जानना कि आखिर क्यों महज 28 महीनों में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। ये दौर वाकई भारतीय इतिहास का एक अहम पड़ाव था। देखिए 1935 में ब्रिटिश सरकार एक कानून लाई थी, भारत शासन अधिनियम 1935। जी, 1935 एक्ट। जी, ये कानून इसलिए खास था क्योंकि इसने पहली बार प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में कुछ हद तक स्वशासन का अधिकार दिया, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अच्छा। इसी कानून के तहत फरवरी 1937 में ये चुनाव हुए। ये पहला मौका था जब भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक शक्ति का अनुभव मिलने वाला था। भले ही ये अनुभव, जैसा आपने कहा, कई सीमाओं में बंधा हुआ और आखिर में काफी छोटा साबित हुआ। हाँ, सीमाओं की बात आपने सही कही, उस पर हम आएंगे जरूर। लेकिन पहले जरा नतीजों पर गौर करते हैं। फरवरी 1937 के चुनाव और कांग्रेस के लिए तो जैसे एक तरह से लॉटरी लग गई। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि 5 प्रांतों में तो उन्हें अपने दम पर साफ बहुमत मिला। जी बिल्कुल। जरा कुछ आंकड़े देखते हैं क्योंकि ये उस वक्त की हवा का रुख बताते हैं। मद्रास को लीजिए, 215 सीटों में से 159 सीटें कांग्रेस की झोली में। बाप रे। वोट शेयर भी देखिए, लगभग 65%। फिर बिहार, वहां 152 में से 89 सीटें और वोट शेयर तो कमाल का 75%। 75%। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक तरह का जनादेश था, है ना? सही कह रहे हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में 112 में से 70 सीटें, यानी करीब 61% वोट। अच्छा। यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश, वहां भी 228 में से 134 सीटें, लगभग 65% वोट। और उड़ीसा में भी 60 में से 36 सीटें, यानी 60% वोट। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कांग्रेस सिर्फ शहरों की पार्टी नहीं थी, बल्कि गांवों और कस्बों में भी उसकी जड़ें गहरी हो चुकी थी। ये एक अखिल भारतीय अपील का सबूत था। हाँ, ये तो जबरदस्त प्रदर्शन था। इन 5 प्रांतों के अलावा भी तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। बॉम्बे, मतलब आज का महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा, वहां वे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। 175 में से 86 सीटें जीती। असम और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP यानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, हालांकि पूर्ण बहुमत से थोड़ा सा दूर रह गई। तो कुल मिलाकर देखें तो करीब 8 प्रांतों में कांग्रेस का दबदबा कायम हुआ। 8 प्रांतों में? जी, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, ये तस्वीर पूरे भारत की नहीं थी। अच्छा। बंगाल, पंजाब और सिंध जैसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रांतों में कांग्रेस को वैसी सफलता नहीं मिली। हाँ, ये सुना है। वहां क्षेत्रीय दलों का ज्यादा जोर था। जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और साथ ही मुस्लिम लीग का प्रभाव भी था। तो वहां कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई? नहीं, इन प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाई। ये दिखाता है कि उस समय भारत का राजनीतिक नक्शा कितना जटिल था। हर प्रांत की अपनी अलग राजनीतिक और सामाजिक जमीन थी। ये बहुत अहम नुक्ता है। यानी एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा थी, तो दूसरी तरफ प्रांतीय राजनीति की अपनी हकीकतें। खैर, जहां कांग्रेस जीती या सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहां सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जी। स्रोत बताते हैं कि जुलाई 1937 तक 6 प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बना लिए। मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार और यूपी। और फिर कुछ समय बाद असम और NWFP में भी दूसरी पार्टियों या निर्दलीय सदस्यों के साथ मिलकर गठबंधन सरकारें बन गई। हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट्स। तो कुल मिलाकर 8 प्रांतों में कांग्रेस सत्ता में आ गई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। पहली बार भारत के नेता, जिन्हें अब तक सिर्फ आंदोलनकारी या विरोधी माना जाता था, हाँ विरोधी, वे इतने बड़े पैमाने पर प्रशासन की बागडोर संभाल रहे थे। सोचिए कितना बड़ा बदलाव रहा होगा ये। यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन जैसा कि स्रोत साफ करते हैं, ये अनुभव ज्यादा लंबा नहीं खिंचा। हाँ, यही तो बात है। कांग्रेस का शासनकाल सिर्फ 28 महीने चला, जुलाई 1937 से अक्टूबर 1939 तक। सिर्फ 28 महीने? हाँ,
ये एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दौर था। इसने कांग्रेस को पहली बार शासन की बारीकियों, उसकी चुनौतियों और संभावनाओं को करीब से देखने और समझने का मौका दिया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जी, उन्हें पता चला कि नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। और इसी अनुभव के बीच कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। महज 28 महीने सत्ता में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में इन सभी 8 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला था। इतनी मुश्किल से मिली सत्ता को यूं छोड़ देना, इसके पीछे क्या वजूहात थीं? इसकी सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह थी दूसरा विश्व युद्ध। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2। जी, सितंबर 1939 में जैसे ही ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को भी इस युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। बिना पूछे? बिल्कुल। और ये किया गया बिना किसी केंद्रीय या प्रांतीय विधायिका या किसी भी प्रमुख भारतीय नेता से सलाह मशवरा किए। अरे! कांग्रेस ने इस एक तरफा फैसले का जबरदस्त विरोध किया। उनका स्टैंड साफ था, एक देश जो खुद गुलाम है, उसे किसी साम्राज्यवादी ताकत के युद्ध में उसकी मर्जी के बिना कैसे धकेला जा सकता है। बात तो सही है। कांग्रेस ने मांग रखी कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के बाद भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का स्पष्ट आश्वासन दे और तुरंत केंद्र में एक तरह की राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने शायद ये मांगे नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश सरकार कोई ठोस आश्वासन देने को तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस कार्य समिति ने अपने सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, 22 अक्टूबर 1939 को सभी 8 कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। एक साथ सबने? हाँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक इस्तीफा नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक नैतिक और राजनीतिक विरोध का शक्तिशाली प्रदर्शन था। ये ऐलान था कि भारत अपने किस्मत का फैसला खुद करना चाहता है। जी, वाकई एक निर्णायक मोड़ था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई तेजी दी। लेकिन क्या इन इस्तीफों पर सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी थी? हमारे स्रोत एक खास प्रतिक्रिया का जिक्र करते हैं। हाँ, वो मुस्लिम लीग वाली बात। हाँ, स्रोत बताते हैं कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के इस्तीफों पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे कांग्रेस शासन के कथित अन्याय और ज्यादतियों से मुक्ति का अवसर बताया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों से अपील की कि वे 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस यानी मुक्ति दिवस के तौर पर मनाएं। यहाँ हम केवल स्रोत में दर्ज इस तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात या समर्थन के। जी, ये स्पष्ट करना जरूरी है। ये घटना उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती खाई और राजनीतिक ध्रुवीकरण को साफ तौर पर दिखाती है। निश्चित रूप से ये घटनाक्रम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के मतभेद और अविश्वास को और गहरा करने वाला साबित हुआ, जिसके नतीजे हमें बाद के सालों में देखने को मिले। हाँ। लेकिन इस्तीफे की नौबत आने से पहले उन 28 महीनों में कांग्रेस सरकारों ने कुछ काम करने की कोशिशें भी की थीं। सिर्फ प्रशासन चलाना ही नहीं, कुछ नीतिगत बदलाव लाने का प्रयास भी किया था। अच्छा, जैसे कि क्या कोई खास उदाहरण है हमारे स्रोत में? हाँ, स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय का जिक्र करते हैं। 1937 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। जमींदारी उन्मूलन, ये तो बड़ा मुद्दा था। बहुत बड़ा। जमींदारी प्रथा उस समय के भारत, खासकर कृषि प्रधान इलाकों की एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या थी, जहां किसानों का बहुत शोषण होता था। इसी प्रस्ताव की रोशनी में खास तौर पर यूनाइटेड प्रोविंस यूपी और बिहार की कांग्रेस सरकारों ने किराएदारी सुधार कानून टेनेंसी रिफॉर्म बिल्स पास करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। अच्छा, टेनेंसी रिफॉर्म्स। जी, इन कानूनों का मुख्य मकसद था किसानों को जमींदारों के शोषण से कुछ हद तक बचाना, जमीन पर उनके अधिकार बढ़ाना और लगान को कुछ नियमित करना। तो क्या ये सुधार कामयाब रहे? 28 महीने तो बहुत कम समय है। देखिए, नियत अच्छी थी और ये उस समय की बड़ी जरूरत को संबोधित करने का प्रयास था, लेकिन कई दिक्कतें थीं। एक तो जैसा आपने कहा, कांग्रेस का कार्यकाल ही बहुत छोटा रहा, सिर्फ 28 महीने। हाँ। दूसरा, इन सुधारों का जमींदार वर्ग ने कड़ा विरोध किया, जिनका प्रांतीय राजनीति में काफी दबदबा था। अच्छा, वेस्टेड इंटरेस्ट्स। बिल्कुल। तीसरा,
कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे पर पूरी तरह एक राय नहीं थी। और चौथा, जैसा हमने पहले कहा, प्रांतीय सरकारों के पास शक्तियां भी सीमित थीं। इसलिए इन सुधारों का जमीनी असर बहुत ज्यादा भले ना हुआ हो, लेकिन ये कांग्रेस की सोच और उसकी नीतिगत प्राथमिकता को जरूर दिखाता है कि वो किसानों और आम लोगों के मुद्दों को एजेंडे में लाना चाहती थी। समझ गया। आपने अभी जमींदारी और किराएदारी सुधार के संदर्भ में यूपी और बिहार का जिक्र किया। जरा यूपी पर थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, 228 में से 134 सीटें। जी। स्रोत बता दें कि वहां सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाँ, स्रोत के अनुसार यूनाइटेड प्रोविंस के पहले मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत। वो उस समय के एक बहुत प्रभावशाली और सम्मानित कांग्रेसी नेता थे। पंत जी। हाँ। उनके मंत्रिमंडल में कुछ और जाने माने नाम शामिल थे, जैसे कैलाशनाथ काटजू को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। ओके। और रफी अहमद किदवई, जो आगे चलकर आजाद भारत में भी बड़े पदों पर रहे, उन्हें वित्त जैसा अहम मंत्रालय सौंपा गया। अच्छा, रफी अहमद किदवई। जी। ये दिखाता है कि कांग्रेस के पास सिर्फ आंदोलन करने वाले नेता ही नहीं थे, बल्कि प्रांतीय स्तर पर प्रशासन चलाने लायक सक्षम नेतृत्व भी उभर रहा था। यानी ये 28 महीने एक तरह से भविष्य के लिए नेतृत्व तैयार करने की प्रयोगशाला भी बने। एक हद तक कह सकते हैं। इन नेताओं और अनगिनत कार्यकर्ताओं को प्रशासन का जो अनुभव मिला, वो बेशक आजादी के बाद काम आया होगा। लेकिन जैसा अक्सर सत्ता के साथ होता है, इस शासनकाल की सिर्फ उपलब्धियां ही नहीं थीं, कुछ चिंताएं और शिकायतें भी सामने आईं, जिनका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। किस तरह की चिंताएं? स्रोत कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हैं जो उस दौर में कांग्रेस शासित प्रांतों में मुस्लिम समुदाय की कथित शिकायतों और उनके साथ होने वाले भेदभावों से संबंधित थीं। इनमें 3 रिपोर्टों का नाम प्रमुखता से लिया गया है। पहली 1938 की पिरपुर रिपोर्ट, जिसे मुस्लिम लीग ने तैयार करवाया था। पिरपुर रिपोर्ट। दूसरी 1939 की शरीफ रिपोर्ट, जो बिहार मुस्लिम लीग ने जारी की थी। और तीसरी 1939 में ही आई फजलुल हक रिपोर्ट, जिसका उपशीर्षक था कांग्रेस शासन में मुसलमानों की स्थिति, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। फजलुल हक वो बंगाल के मुख्यमंत्री थे ना? जी, उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ इन रिपोर्टों के अस्तित्व और उनके कथित विषय का उल्लेख कर रहे हैं, जैसा कि हमारे स्रोत में दिया गया है। हाँ, ये जरूरी है। ये रिपोर्टें मुख्य रूप से मुस्लिम लीग और कुछ अन्य मुस्लिम समूहों द्वारा कांग्रेस शासन के दौरान मुस्लिम समुदाय के साथ कथित अन्याय, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और नौकरियों आदि में नजरअंदाजी की चिंताओं को सामने रखती हैं। इन रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों की सच्चाई, उनका आधार और उनकी निष्पक्षता पर इतिहासकारों के बीच काफी बहस है और अलग-अलग मत हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था, जाहिर है। लेकिन उस दौर के बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक माहौल को समझने के लिए इन रिपोर्टों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। ये वाकई एक जटिल तस्वीर पेश करता है। एक तरफ आजादी की लड़ाई, शासन का पहला अनुभव, सुधारों की कोशिश, और दूसरी तरफ ये बढ़ती हुई दरारें और अविश्वास। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो 1937 के चुनावों में कांग्रेस की अभूतपूर्व सफलता, जिसने उसे 8 प्रांतों में सत्ता तक पहुंचाया और ये साबित किया कि वो भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति है। बिल्कुल। दूसरा, उनका महज 28 महीने का छोटा शासनकाल, जिसमें उन्होंने जमींदारी और किराएदारी सुधार जैसे कुछ नीतिगत कदम उठाने की कोशिश की और प्रशासन का पहला अनुभव हासिल किया। ठीक है। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 में उनका सामूहिक इस्तीफा। हाँ, वो बड़ा कदम, जो ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक बयान था। और चौथा, इस पूरे दौर में बढ़ते राजनीतिक और सांप्रदायिक मतभेद, जिसकी मिसाल मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया और वो पिरपुर, शरीफ, फैजिलुल हक जैसी रिपोर्टों में मिलती है। ये छोटा सा दौर अपने अंदर भविष्य की राजनीति के कई बीज समेटे हुए था। शासन की संभावनाएं, उसकी चुनौतियां और समाज के अंदरूनी तनाव। बिल्कुल सही कहा। ये 28 महीने भले ही कम थे, लेकिन इनका असर दूर तक जाने वाला था। जी। तो यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे और सोच विचार कर सकते हैं। ये जो 28 महीने का शासन था, इतना छोटा सा कार्यकाल, क्या इसने भविष्य के स्वतंत्र भारत के लिए कोई स्थायी विरासत छोड़ी? क्या इसने आने वाले भारत के प्रशासनिक ढांचे की कोई नींव रखी? अच्छा सवाल है।
क्या इसने नीति निर्माण की कोई दिशा तय की जिसे बाद में अपनाया गया या जिससे सीखा गया? और सबसे बढ़कर विभिन्न समुदायों के बीच जो रिश्ते उस वक्त बिगड़ रहे थे, उन पर इस छोटे से दौर का क्या और कितना असर पड़ा, जिसके सबक शायद आज भी हमारे लिए मायने रखते हों। सोचने वाली बात है। इस छोटे से अनुभव ने आने वाले बड़े सफर के लिए क्या सिखाया?